वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस फिलहाल चर्चाओं का और कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है। हाल ही में यहां पर 50 सीट्स के लिए यहां पर मेरिट हुआ था और इसके चलते यहां पर 42 सीटें यानी कि 42 सीट्स एक स्पेशल समुदाय को दे दी गई और इसी के साथ करीब 7 सीटें ऐसी थी जिसे हिंदू समुदाय के कुछ स्टूडेंट्स ने ऑक्यूपाई किया था और सीट हासिल की थी। एक सीट जो बची हुई थी वो सिख समुदाय ने हासिल की और इसी के ऊपर अभी चर्चा का विषय इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इसके बारे में बातचीत हो रही है। जितने भी हिंदू संगठन हैं उनका ये कहना है कि ये जो सीट्स हैं ज्यादातर हिंदू समुदाय के पास जानी चाहिए और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जब इसकी फंडिंग एक ऐसे बोर्ड से आती है, श्राइन बोर्ड से, जो कि एक हिंदू संस्थान है और वहां पर जितना भी चढ़ावा चढ़ता है वो भी हिंदुओं के द्वारा चढ़ाया जाता है, तो फिर ऐसे में ऐसा क्यों है कि जब सीट्स की बारी आती है, मेरिट्स की बारी आती है, तब फिर ये भेदभाव सामने आता है। इसी पर कई तरह की अब चर्चाएं हो रही हैं और आपको बता दें कि फिलहाल एनएमसी के द्वारा इस प्रपोजल की एक चर्चा चल रही है, यानी कि एनएमसी के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के द्वारा उन्हें अप्रोच किया गया था और उनकी कोशिश थी कि जितनी भी उनकी सीट्स हैं यानी पूरी 100% और यानी 50 की 50 सीटें उनकी ऑल इंडिया कोटा के अंदर प्लेस की जानी चाहिए और उनका यह भी कहना था कि इसके ऊपर इसे फिलहाल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है ऑल इंडिया कोटा के द्वारा। अब इसके ऊपर काफी प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, पर ऐसे में इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर। अंकुर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए अंकुर जी के पास भी हम चलेंगे। किसी तकनीकी खराबी के कारण वो बीच में उनकी आवाज से थोड़ी दिक्कत हो रही है, आवाज नहीं आ रही है उनकी, पर हम आपको इसके चलते ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का इसके ऊपर क्या कहना है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जब यहाँ पर मेरिट की बात हो रही है तो फिर इस प्रकार का इसका इशू बनाना जरूरी नहीं है। अब कैसे अश्योर करोगे ना आप? तो फिर आप सीधा कहिए ना कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और माता वैष्णो देवी अस्पताल। आप यूनिवर्सिटी को अस्पताल से अलग क्यों कर रहे हैं? फिर अस्पताल में भी कहिए ना कि ये माता वैष्णो देवी के चंदे का पैसे का अस्पताल है, इसमें मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को इलाज नहीं दिया जाएगा, ये हम वहाँ इलाज को है कराना बंद करेंगे। अब मैं फिर इस बात पे तो आता हूँ ना, अब जब ये ज़मीन दी गई यूनिवर्सिटी के लिए, जब एक्ट पास हुआ असेंबली में, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि मजहब देख के इन सीटों का बंटवारा नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब मेरिट में अगर कुछ बच्चे पीछे रह गए और कुछ आगे निकले तो ये किसका कसूर है? किसी का नहीं। सर सीएम साहब, ई ऑक्शन पर क्या कहेंगे जो आज? अच्छी बात है, ये 7 ब्लॉक्स हैं, ई ऑक्शन किया जा रहा है इनका, और मैं जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये ब्लॉक्स किसी के हवाले नहीं किए जा रहे हैं, मरकज़ पे इनका कंट्रोल नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मदद कर रही है ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये अलॉट हो जाएं, इनमें माइनिंग का काम शुरू हो जाए और लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट के लिए एक बहुत ज़रूरी रॉ मटेरियल बनता है। कोशिश की जाएगी कि न सिर्फ वहाँ माइनिंग हो बल्कि अगर एक आध वहाँ सीमेंट इंडस्ट्री भी लगे तो वहाँ पे जो बेरोज़गारी है उस बेरोज़गारी को थोड़ा हम कम कर पाएंगे। और इसी बीच हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अंकुर शर्मा जी। अंकुर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी अंकुर जी, यहाँ पर आज एक और चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत इसे इनकी जो 100 की 100% सीट्स थी उसे इंक्लूड किए जाने के प्रपोजल्स दिए गए थे। इस तरह की बात श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कह रही है कि हमारे तरफ से यहां से प्रपोजल भेजे गए थे पर वहां से उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। क्या आपको लगता है कि कहीं ये यूनिवर्सिटी या फिर यूं कहें कि ये जो इंस्टीट्यूट है अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ने ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है ये अधूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर इनके प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया तो यूनिवर्सिटी को कोई रिजेक्शन ऑर्डर अगर ऐसा कोई हुआ है तो उसको भी पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है,
मुझे लगता है, मुझे ये बताया गया है कि प्रॉबेबली इस तरीके के प्रपोजल को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए जो रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज थी, वो फॉर्मेलिटीज यूनिवर्सिटी के पार्ट पे पूरी नहीं हो पाई थी, और इसीलिए इन्हें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी सरकार के पास एनएमसी ने वापस भेज दिया। देखिए, मैं इसमें गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से यूनिवर्सिटी से यही निवेदन करूंगा कि अपनी तमाम करस्पॉन्डेंसेस और जो रिजेक्शन ऑर्डर है जो एनएमसी ने इनको रिजेक्ट करके दिया, उसको या तो पब्लिक डोमेन में डालें ताकि सारी गलतफहमियां दूर हो सके, नहीं तो फिर ये प्राइमा फेसाई एक बरगलाने वाली बात ही मुझे नजर आ रही है। तो मतलब आप बरगलाने की बात कर रहे हैं, तो कौन बरगलाने की कोशिश कर रहा है? श्री माता वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, या फिर जिस तरीके से लगातार हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, ये उसके आगे एक एक्सप्लेनेशन है? देखिए, एक्सप्लेनेशन अधूरी है, इंफॉर्मेशन अधूरी है। अधूरी इंफॉर्मेशन के आधार पे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, और ये जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में शेयर की गई है, ये यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के द्वारा ही की गई होगी, जो इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, प्रोबेबली जो इन तमाम अफेयर्स के इंचार्ज हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के ऑफिस के द्वारा दी गई होगी। मुझे जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से मुझे पता चला कि इस तरीके की जानकारी है। कुछ समाचार पत्रों के ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक हैंडल्स पे भी जो स्टेटमेंट आई है वो मैंने पढ़ी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये स्टेटमेंट में दी गई जानकारी अधूरी है। जहां तक हमें खबर है वो यही है कि इनकी तरफ से रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पाई थी, तो उस सिचुएशन में इन्हें इस बार के एकेडमिक सेशन को रोक के, होल्ड पे रख के, अगली बार पूरी तैयारी के साथ सेंट्रल पूल में से बच्चों को उठाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपको आपकी चर्चा में, आपकी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन संविधान, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कानून में संशोधन करके ही हम अचीव, अमेंडमेंट करके है। जी, आपने बातचीत तो की थी इस बारे में। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया कोटा की बातचीत हो रही है। क्या लगता है कि अगर ऑल इंडिया कोटा यहाँ पर लागू हो जाता है, क्योंकि देखिए आपने जब लास्ट टाइम हमसे चर्चा की थी, आपने कहा था कि माइनॉरिटीज में यहाँ पर देखा जाएगा, और यहाँ पर जो एक वो स्पेशल समुदाय है, वो स्पेशल समुदाय यहाँ पर माइनॉरिटी में नहीं आता है, यहाँ पर हिंदूज माइनॉरिटी में आ जाते हैं, यहाँ पर सिख्स जो है वो कम्युनिटी है वो भी माइनॉरिटीज में आ जाती हैं। तो क्या लगता है कि अगर ऑल इंडिया कोटा के लिए यहाँ से वो सीट्स अगर 100% हो जाती तो क्या हो जाता, उसमें क्या चेंज क्या आना था यहाँ पर? नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। देखिए, सेंट्रल पूल से आप बच्चे उठाएंगे तो उसमें भी तो मुस्लिम समुदाय के लोग, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये तमाम समुदाय के लोग आ सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द मेरिट। जी। केवल सेंट्रल पूल से आप बच्चे उठा रहे हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती है कि उसमें अधिकतर जो है वो हिंदू समाज के बच्चे होंगे। लेकिन हम बाई डिफॉल्ट या एक बाई चांस ये इंश्योर नहीं करना चाहते कि यहाँ पे हिंदू पढ़ें। वी वांट टू हैव इट इंश्योर्ड बाई डिजाइन, बाई डिजाइन कॉन्शियसली। ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनना चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क बनना चाहिए जिसका एंड रिजल्ट ये हो कि यहाँ पे हिंदुओं को ही प्रवेश मिले। तो उसके लिए मैंने बताया संविधान कानून में संशोधन, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी एक्ट जो है, श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 का, जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने पारित किया था, पास किया था, कानून बनाया था, उसकी सेक्शन 6 और करस्पॉन्डिंग सेक्शंस में अमेंडमेंट करके ही उद्देश्य पूरा होता है। इसी के साथ अंकुर जी, एक चीज और भी है कि जहां तक रही बात सरकार में बैठे हुए लोगों की, एक तरफ डिप्टी सीएम हैं, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला हैं। उनका कहना है कि ये जो धर्म की राजनीति की जा रही है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी इस सब को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि जब इलाज करवाने के लिए लोग जाते हैं तब ये नहीं देखते हैं कि डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान है। तो हमें बता दीजिए कि आप अगर चाहते हैं कि हम लोग अब अस्पताल भी देखकर जाएं। देखिए, बचकाना बयान है, ये बच्चों वाली स्टेटमेंट्स हैं। कोई धर्म की राजनीति नहीं हो रही, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की एक आइडेंटिटी है जो सनातनी आइडेंटिटी है। सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के सशक्तिकरण हेतु उसकी स्थापना की गई है, और उसमें अगर हिंदू बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा तो कैसे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो पाएगी। जैसे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में उमर अब्दुल्ला जिस धर्म से संबंध रखते हैं, उन्हें आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटी राइट्स अवेलेबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अपने लिए इन्होंने पूरी सीट सुरक्षित करके रखी हुई है एक हद तक। तो ये डिबेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के रिलीजियस कैरेक्टर और आर्टिकल 25 और 26 में जो मौलिक अधिकार हिंदू धर्म को भी प्राप्त हैं, उनकी एनफोर्समेंट की है। कोई नहीं कह रहा कि हिंदू डॉक्टर के पास मुसलमान ना जाए या मुसलमान डॉक्टर के पास हिंदू ना जाए। बात यह है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिसकी आइडेंटिटी उसके ओरिजिन माता वैष्णो देवी में है, उसकी फंडिंग भी जी बिल्कुल, उसका चरित्र आप बदल के ऐसा नहीं बना सकते कि वहां पे हिंदुओं को प्रवेश ही ना मिले। आपके और हमारी जनता के लिए आज अभी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के द्वारा भी जो बयान दिया गया है वो जरूर आपके साथ साझा करेंगे।
जम्मू कश्मीर का जो हमारे आर्टिशंस का अवार्ड सेरेमनी हमारी हुई 2024 की, जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने और डायरेक्टर हैंडलूम ने काफ़ी मेहनत की और एक प्रोसेस के तहत ये पूरे अवार्ड बनाए गए और लोग सिलेक्ट किए गए। और आज हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स को आज के इन अवार्ड के बाद मैं समझता हूँ कि एक कंपटीशन भी बढ़ेगी और एक उत्साह भी बढ़ेगा, क्योंकि ये वो हमारी विरासत को लेके चल रहे हैं, चाहे वो जम्मू सूबे से हैं चाहे वो कश्मीर सूबे से है। कारीगरी हर अलग अलग तरीके की है। जैसे मैंने अंदर भी कहा कि अगर जम्मू में बसोली पेंटिंग है तो कश्मीर में पश्मीना शाल है। दोनों की देश और दुनिया में अपनी को किसने रोका है? और अगर उल्ला साहब अब कोई ऐसे गली के या किसी मोहल्ले के या किसी के वो डायलॉग, वो मासी वाला जो टैंकी पे चढ़ के जो उन्होंने वहाँ डायलॉग किए थे, वो आज भी बच्चे की जुबान पे है। और एक बहुत बड़ा सितारा, एक बहुत बड़ी हस्ती हिंदुस्तान ने खोई है। और ऐसे कलाकार जो हमारे पुराने कलाकार हैं, जैसे धर्मेंद्र जी थे, ऐसे कलाकार। और जनता के साथ एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। अंकुर जी, आपने बयान भी सुना। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि मेरिट होना चाहिए, ना ही कोई आधार होना चाहिए धर्म का और ना ही कोई कास्ट का आधार होना चाहिए जिसके बेसिस पर एडमिशन मिले। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का कुछ इस तरह का बयान है, क्या कहेंगे? ये देखिए डिबेट को डिविएट करने वाली बात है। हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का बेसिक कैरेक्टर और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, इन विषयों पे बात कर रहे हैं। ये जो बचकाना स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे डिप्टी सीएम के लेवल से आ रही हो या चीफ मिनिस्टर के लेवल से आ रही हो, मुझे नहीं लगता कि इन बातों का जवाब देने की कोई आवश्यकता है। यहाँ पे हिंदू समाज, सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण की बात हो रही है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कुछ अधिकार देता है, उन अधिकारों की इन्फोर्समेंट की बात हो रही है। जिस तरीके से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों के फेवर में सीट्स रिजर्व करने की ताकत कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से आर्टिकल 25 और 26 जी सब आर्टिकल 5 ऑफ आर्टिकल 16 और 15(5) में अगर कोई संशोधन करना है, उसको मिला के आप हिंदू धार्मिक संस्थानों द्वारा एस्टैब्लिश्ड और चलित और एडेड फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस में हिंदूज के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि 80% बच्चे यहाँ पे हिंदू हों। एक इंस्टीट्यूट जिसका ओरिजिन और फंडिंग माता वैष्णो देवी में है, वहां 90% मुसलमान पढ़ेंगे, तो किस तरीके से उस इंस्टीट्यूट की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होगी? और ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हम बात कर रहे हैं। ये उमर अब्दुल्ला साहब या हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ऑफ इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस अबाउट लॉ, इग्नोरेंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हिंदुओं की सशक्तिकरण करने की बात, मुसलमानों को खत्म करने की बात कैसे हो गई? और मेरिट का आर्ग्यूमेंट देके ये कहना चाहते हैं कि हिंदू संस्थानों में 80% 90% जो है वो मुसलमान भर्ती किए जाएंगे। तो इसीलिए इनके बयानों का, इनकी बात का ना कोई सर है ना कोई पैर है। दूसरी तरफ रही बात ऑल इंडिया कोटा की, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से, चलिए अब वापस आते हैं आप ही की बात के ऊपर, क्योंकि आपने कहा था कि ऑल इंडिया कोटा भी कहीं ना कहीं एक हक दे देगा। और दूसरी तरफ रही बात जिस तरीके से अभी सिचुएशन बनी हुई है, तो क्या लगता है कि कोई रास्ता इसमें से निकल कर आएगा? क्योंकि अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ संघर्ष समिति भी है जो कि चाहती है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन हो, और उनकी तरफ से कहा गया कि लीगल एक्शन भी उनके द्वारा लिया जाएगा। क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा या फिर सिर्फ बहस ही होती रह जाएगी? नहीं, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अध्यक्षता में एलजी साहब से मुलाकात की, जी बिल्कुल, दिल्ली में भी बात हो रही है, बिल्कुल, तो ये सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के चलते ही हो रहा है। आपको कांग्रेस या एनसी या पीडीपी की तरफ से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं दिखेगी। वो भारतीय जनता पार्टी, संघ और एफिलिएट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं के माध्यम से होती हुई दिखेगी। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया है, ऐसे लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने की जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। और मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन हो, स्टेट प्रेसिडेंट हो, तमाम और विधायक हो, सांसद हो, स्पोक्सपर्सन हो, एक स्वर में वो इस जो डेवलपमेंट हुई है इसका विरोध कर रहे हैं। और सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एलजी ऑफिस और दिल्ली वहाँ पे पूरा संपर्क साधे हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस समस्या
का सोल्यूशन जो है वो समाज को मिल जाएगा। चलिए, शुक्रिया अंकुर जी बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको ये बता दें कि इसी के साथ साथ आज संघर्ष समिति के द्वारा, जो कि श्राइन बोर्ड के इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ उनके द्वारा एक्शन और उनके द्वारा रिएक्शन आया है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। वो लोग वही पर जो मेरिट पे आए थे उन्हीं लोगों को कि ये तो है नहीं था कि वो अपनी मर्जी से आ गए हैं। देखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद आप थोड़ा लेट आए थे। अमर अब्दुल्ला साहब को इस विषय में वक्तव्य देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो किसी वो किसी ऐसी बॉडी को हेड नहीं करते हैं। और ये जो मेडिकल कॉलेज है वो JNK गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, यहाँ पर उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता है कोई। ये श्राइन बोर्ड, तो श्राइन बोर्ड इसका करेगा इसके बारे में। और ये थे संघर्ष समिति के सदस्य। वहीं दूसरी तरफ बात करें, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की 50 सीटों के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया था आज इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, और उनका कहना है कि लगातार उनके द्वारा ऑल इंडिया कोटा को लेकर एक के बाद एक यहां से याचिकाएं दी गई कि 100% सीट्स इस यूनिवर्सिटी की या फिर इस इंस्टीट्यूट की ऑल इंडिया कोटा के अंदर फॉल करनी चाहिए। और उनका कहना था कि वहां से लगातार हमारी की गई इस याचिका को खारिज कर दिया गया। और अब देखना यह है कि जिस तरीके से अंकुर जी से भी हमारी थोड़ी देर पहले ही जो बात हुई, उसमें उनका कहना है कि जिस तरीके से ये किया जा रहा है और बताया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कि हम लोग यहां से तो याचिका कर रहे हैं पर उसे रिजेक्ट किया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन अधूरी है। उनके द्वारा बताया जाए कि कब इस याचिका को उनके द्वारा दायर किया गया था, और दूसरी तरफ अगर उन्हें भी पता था कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, उनकी जो फॉर्मेलिटीज है, माफ कीजिएगा फॉर्मेलिटीज हैं, वो अगर उनकी पूरी नहीं है तो फिर वो सेशन 1 साल बाद भी तो शुरू कर सकते थे। बड़ा सवाल है, जरूर साझा कीजिएगा अपनी राय हमारे साथ। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें। श्राइन बोर्ड चोर है, चोर है पे चोर है, श्राइन बोर्ड चोर है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्राइन बोर्ड हाय हाय, चोर है पे चोर है, श्राइन बोर्ड चोर है, चोर है पे चोर है, श्राइन बोर्ड चोर है, चोर है पे चोर है, श्राइन बोर्ड चोर है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद।